देख लिए थे ग्राफ्स क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, सारे इक्वेशंस डिराइव कर लिए थे, पोजीशन का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, उनके आपस में रिलेशन, एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आता था, उसके थ्रू ही डिराइव हुआ था, एसएचएम है क्या, रिस्टोरिंग फोर्स है क्या, ये सारी बातें हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल करते हैं पहले, ताकि देख लेते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आए कि नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम्स। हाँ, इसको हम लोग क्या करें, इट इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम किस पोजीशन से, एट x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 मीटर से हम लोग इसको रिलीज़ किए। ठीक है, एक सर्टेन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x इज इक्वल टू 10 मीटर से इसको रिलीज़ किया गया, और इसके ऊपर एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है, एंड इट experiences a variable force, फोर्स कैसा लग रहा है, F इज इक्वल टू 8 माइनस 2x के फॉर्म का। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन है यूनिट्स ऑब्वियसली। तुम लोग को बताना है फर्स्ट पार्ट कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा। फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द एम्पलीट्यूड। ठीक है, सेकंड अपने को निकालना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट जो पार्टिकल टच कर रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट द पार्टिकल टचेस। ठीक है, थर्ड बात अपने को निकालना है कि अपने को प्रूफ करना है, दिस इज एन एसएचएम। ठीक है, फिफ्थ है हम लोग को एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है। फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा आगे भी क्वेश्चंस लिख लो। फिफ्थ है अपना फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड वी मैक्स। सिक्स्थ है फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड के ई मैक्स। और सेवन है अपना कि velocity of the particle when it crosses origin, find the velocity of the particle when it crosses origin मतलब क्या है, x is equal to 0। सर यही तो मैक्स हो जाएगा ना। नहीं, मीन पोजीशन और ओरिजिन अलग अलग हो सकते हैं। डेफिनेशंस जो थे उनको ध्यान से एक बार पढ़, समझ में आएगा, नहीं तो आगे तो मैं समझाऊंगा ही। when the velocity when it crosses the origin, when particle crosses the origin। ठीक है, चलो ट्राई दिस। सर सेकंड पार्ट समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चंस को पहला बात पार्ट बाय पार्ट ही करना, ये किए बिना इस पे मत आना। मैं इसी हिसाब से इसको डाला हूँ ताकि एक के बाद एक पार्ट होता जाए। ठीक है, दूसरा बात, अच्छा
एक जन पूछा क्या कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, मीन पोजीशन से नेगेटिव साइड पे जितना भी एम्पलीट्यूड हम लोग का निकलेगा, मीन पोजीशन से अगर नेगेटिव जाएंगे, जो भी हम लोग का मीन पोजीशन निकला उससे अगर एम्पलीट्यूड डिस्टेंस पीछे जाएंगे, फॉर एग्जांपल मीन पोजीशन हम लोग का 10 फॉर एग्जांपल, और हम लोग का एम्पलीट्यूड निकला 3, तो मिनिमम कहाँ पे टच करेगा, 7 पे, 10 - 3, ठीक है ना। पार्टिकल अगर 10 पे मीन पोजीशन तो वो कैसे ऑसिलेट करेगा, 10+3 से 10 - 3 के बीच में। बात समझ में आ रहा है। हाँ सर। चलो ट्राई दिस। तो देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। पहले हम लोग को इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने बोला क्या है ना, स्टेप वाइज चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला बात है हम लोग को निकालने को बोला इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होता है जहाँ पे एफ नेट 0 होता है और बॉडी पे तो एक ही फोर्स लग रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये वाला जो फोर्स है वो 0 हो जाए, और फोर्स क्या है 8 - 2x = 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 मीटर्स। तो इसका इक्विलिब्रियम या फिर इसका मीन पोजीशन क्या है, x = 4, ठीक है ना। बात समझ में आया, हाँ ना बोलो पहला बात। हाँ, उसके बाद हमको निकालना क्या था, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड उसका मीन पोजीशन से डिस्टेंस होता है। एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे क्या होता है, जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है उसमें क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है, हम लोग को पता है। हाँ, वेलोसिटी 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है। एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी 0, और हम लोग को क्या बोला गया, पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से छोड़ा गया, 10। तो x = 10 मीटर इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा। ये पार्ट नहीं समझ पाया सर। पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट कहाँ से, एट x = 10। तो मतलब पार्टिकल जब x = 10 मीटर पे है तब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, देयरफॉर x = 10 मीटर हम लोग का एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस मतलब बस। 6 मीटर्स। तो 10 - 4 मीटर्स इज बेसिकली 6 मीटर्स, ठीक है। चल फिर हम लोग को फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो पार्टिकल टचेस। तो अगर हम लोग का एम्पलीट्यूड निकल गया है, पार्टिकल बेसिकली क्या कर रहा है, पार्टिकल समझना, ये आ गया हम लोग का 4 मीटर्स, ठीक है, ये 10 मीटर्स है, ठीक। यहाँ पे ये 6 मीटर्स का डिस्टेंस है, एम्पलीट्यूड इसका हो जाएगा जो, तो पीछे की तरफ भी 6 मीटर्स होना चाहिए, है ना। पीछे की तरफ भी एम्पलीट्यूड तो बेसिकली +a से -a के बीच में होता है ना, तो यहाँ से अगर 6 जा रहा है तभी तो वो मिडिल पोजीशन मीन तो ये पोजीशन -2 होगा, ठीक है। तो मिनिमम पोजीशन क्या हो जाएगा उसका, 4 - 6 विच इज़ बेसिकली -2 मीटर्स, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स पार्टिकल टचेस। फिर अपने को प्रूफ करना है दिस इज एन SHM 3।
उसमें क्या प्रूफ करना है? दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। के एक्स आना चाहिए, स्क्वायर कहाँ से आ गया? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, के एक्स। के एक्स आना चाहिए हम लोग का। तो अब देखते हैं यहाँ पे के का वैल्यू कैसे हो सकता है। अब एक्स क्या होता है उसमें? एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। लेट्स से हम लोग यहाँ हाँ पे वाई ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को वाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन क्या लिख सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू 4+y। किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा 4+y। तो y कितना हो जाएगा? x-4। तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 - 2x। अब x की जगह y सब्स्टिट्यूट करते हैं। 8 - 2 इंटू एक्स की जगह x-4। कहीं मैं उल्टा लिखा हूँ क्या कुछ? हाँ सर, एक्स की जगह पे आपने वाई का वैल्यू कहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया? मैं उल्टा लिख दिया। हम्म, ओके, वहाँ पे क्या लिखेंगे ना, एक्स के जगह पे 4+y लिख देंगे ना। यही हम लोग का काम का है। और x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 4+y। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिल गया? f इज इक्वल टू 8 - 2y। तो y का वैल्यू कितना, f का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2y, -2y। है ना? ये इक्वेशन ऑफ SHM आ गया। हाँ इक्वेशन ऑफ SHM, क्योंकि इक्वेशन ऑफ SHM इसी फॉर्म में होता था। क्या फॉर्म था इक्वेशन ऑफ SHM का? f रेस्टोरिंग शुड बी इक्वल टू के -kx। सेटिस्फाई कर रहा यहाँ है? पे के का वैल्यू सर 1 हो जाएगा। k का वैल्यू हम लोग का 2 हो जाएगा। हाँ 2। चलो, सर x इज इक्वल टू 4+y कहाँ से है? x है 0 से लेके कोई भी पोजीशन, है ना? मान लें यहाँ पे 0 कहीं है, यहाँ पे 0 कहीं है, ठीक है? तो 0 से कोई भी डिस्टेंस है x। तो ये 0 से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक y है। तो टोटल x कितना हो जाएगा? 4+y, है ना? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब ये समझ में आ रहा है कि 4 है मेरा मीन पोजीशन। ये बात ध्यान रखना, 4 है हम लोग का मीन पोजीशन और 0 है हम लोग का ओरिजिन। दोनों में फ़र्क है। क्लियर हो गया बात? हाँ सर। 4th पार्ट क्या पूछ रहा हूँ मुझसे? फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM ऑफ, ये मैं क्या लिखा हूँ? एंड फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ठीक है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ए इज इक्वल टू -ω² एक्स के फॉर्म में आता है। देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे हम लोग को मिला है f इज इक्वल टू -2x। दिस इज इक्वल टू ma होता है। और यहाँ पे m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू कितना गिरा है? 500 ग्राम। तो 1/2 इंटू a हो जाएगा ये। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4x, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के पास? ω² इज इक्वल टू 4। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना? तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2π/ω। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2π/ω, मतलब 2π/2, विच इज़ बेसिकली टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई सेकेंड्स, ठीक है? ओमेगा 2 रेडियंस पर सेकेंड है, ठीक है ना? क्लियर है बात? तो हाँ, थोड़ा नीचे करिए ना। एक सेकेंड रुक। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या बोल रहा है? हम लोग को निकालना बोल रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी। वी मैक्स का वैल्यू कितना होता है हम लोग को पता है? वी मैक्स होता है a ओमेगा, है ना? यहाँ पे एम्पलीट्यूड का वैल्यू हम लोग को पता है। एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना था? 6। ओमेगा का वैल्यू कितना था? 2। तो वी मैक्स कितना हो जाएगा हम लोग का? 12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और 12 मीटर पर सेकेंड कब होगा? एट मीन पोजिशन। ये कब होगा? एट मीन पोजिशन, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होता था? काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू ½ k²। क्यों? मैक्सिमम कब होगा? जब पोटेंशियल 0 होगा। तो हाफ k का वैल्यू कितना था? 2 इंटू a का वैल्यू कितना था? 6² मतलब 36।
मतलब 36 जूल्स हो गया इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये कहाँ पे ऑब्टेन होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? एट मीन पोजीशन। क्यों? मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मिनिमम। माइंड इट, हम लोग इसको जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग का रेफरेंस नहीं पता है। ठीक है, हाँ ना? हाँ भैया। नेक्स्ट हम लोग को क्या पूछा गया? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेयर इट क्रॉसेस द ओरिजिन। अच्छा, पार्टिकल क्या कर रहा है? हम लोग को ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, मतलब यहाँ पे कितना पार्ट हुआ? सेवेंथ पार्ट हम लोग क्या बोला? ओरिजिन को क्रॉस करें, मतलब ओरिजिन मतलब एक्स इक्वल टू जीरो। अब मैं देखना चाह रहा हूँ वेलोसिटी एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना हो। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? बस यहाँ पे डाल दो एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो वी का वैल्यू कितना चाहिए? ओमेगा का वैल्यू कितना है? इससे थोड़ा ऊपर करेंगे टू। क्या? नहीं, थोड़ा जल्दी लिखे यार। ओमेगा का वैल्यू है अपना 2 रूट ओवर ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना? 36 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है? 0। तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 6, नहीं, आई एम मेसिंग दिस अप, सॉरी, फॉरगिव मी फॉर दिस। हाँ, ओरिजिन है एक्स इज इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन ऑफ एस क्या बन रहा है? इक्वेशन ऑफ एस बन रहा है हम लोग का एफ इज इक्वल टू माइनस 2y। तो यहाँ पे भी हम लोग को एक्स की जगह y डालना पड़ेगा ना, एक्स की जगह y डालना पड़ेगा ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला? रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि हम लोग ओरिजिन से डिस्टेंस देखते हैं ना। डिस्टेंस तो हम लोग मीन पोजीशन से देखते हैं ना। जो डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है वो तो मीन पोजीशन से देखा जाता है। तो अगर x इज इक्वल टू जीरो है, मतलब 4 प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो है ना? x इज इक्वल टू जीरो मतलब 4 प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा अपना? -4। अब यहाँ पे ओमेगा पे डाल दो, ओमेगा v पे डाल दो, v का वैल्यू 2 रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4 स्क्वायर मतलब 16, है ना? तो 4 रूट 5 आ जाएगा आंसर। 2 रूट 20 या 4 कॉम्बिनेशन, हाँ 4 रूट 5, 4 रूट 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये गलती किए थे, याद रखना, रिमेंबर, ताकि तुम लोग वापस दोहराओ मत। रिमेंबर द एरर। क्या एरर था? यूज़ वाई इंस्टेड ऑफ एक्स, यूज़ वाई इंस्टेड ऑफ एक्स as use y instead of x as displacement is calculated from mean position, as displacement is measured from mean position. ठीक है, कोई डाउट? सबको सारा पार्ट समझ में आ गया? हाँ भैया। चलो, यस सर। so basics of a system introduction तो clear है। Now we'll start with something known as phasor diagrams, phasors। अच्छा, बट फेजर्स पढ़ने के पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे हम लोग को फेजर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया दूसरा एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल कुछ ऐसा है कि लेट्स से मेरा पार्टिकल है जो यहाँ पे एक एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे एक एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? एक सेकेंड, let me just redraw this। ठीक है, माइनस ए से प्लस ए के बीच में एक एसएचएम परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे।
ठीक है, ये ओरिजिन है उनका, जो हम लोग का ओरिजिन है, या मीन पोजीशन पकड़ लो इसको, ये हम लोग का ओरिजिन ही है, मीन पोजीशन ही हम लोग का इस केस में ओरिजिन है। ज़रूरी नहीं हर केस में हम लोग का मीन पोजीशन ही ओरिजिन हो, बट इस केस में ऐसा है। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस ए, ये हो जाएगा हम लोग का प्लस ए, और ये हो जाएगा हम लोग का ओरिजिन मीन पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ये बात बताया गया है कि पार्टिकल, हम लोग को बताया गया कि पार्टिकल कहीं इधर है, पार्टिकल कहीं इधर है एट टी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन हम लोग को गिवन है, मान लो -√3a/2। ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे कब है, पार्टिकल टी इक्वल टू ज़ीरो पे यहाँ पे है, पहला इन्फॉर्मेशन गिवन है। दूसरा हम लोग को इन्फॉर्मेशन गिवन है कि पार्टिकल टी इक्वल टू ज़ीरो पे इधर जा रहा है। ठीक है, इसका वेलोसिटी इस तरफ है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, क्योंकि इस पॉइंट पे पार्टिकल जब इधर, वेलोसिटी दोनों साइड हो सकता था, राइट वर्ड भी हो सकता है, लेफ्ट वर्ड भी हो सकता है। अगर -a की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होता है, लेफ्ट वर्ड, और अगर मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी होता है राइट वर्ड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गिवन है टी इक्वल टू ज़ीरो पे पार्टिकल ऐसे है। ठीक है, तुम लोग को ए का और ओमेगा का वैल्यू पता है, वैल्यूज़ ऑफ ए एंड ओमेगा आर नोन, वैल्यूज़ ऑफ ए एंड ओमेगा। वो -√3a/2 क्या है? वो टी इक्वल टू ज़ीरो पे पार्टिकल का पोजीशन है। वैल्यूज़ ऑफ ए एंड ओमेगा आर नोन, तुम लोग को बताना है इक्वेशन ऑफ एसएचएम, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, अब बात समझते हैं। बात यह है कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। अगर हम लोग को ए पता है और हम लोग को ओमेगा पता है, तो हम लोग को निकालना बचा क्या रह गया, इस इक्वेशन में अगर ए पता है, ओमेगा पता है, टाइम निकालना बचा है, फाई निकालना बचा है। टाइम तो वेरिएबल है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेप्ट, अगर टाइम टाइम निकालने का थोड़ी ना, टाइम तो वेरिएबल है, एक्स को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख रहे हैं ना हम लोग। हाँ, रिक्वायर्ड टू फाइंड क्या है हमें, फाई बच गया, हम लोग का फाई, तो हम लोग को फाई निकालें। अब फाई निकालने के लिए हम लोग को दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहला पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और उस स्टार्टिंग पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी किधर है ना, है ना। मतलब बेसिकली हम लोग गिवन है टी इक्वल टू ज़ीरो पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, वी आर -√3a/2। we are given the position of the particle, position of the particle at t equal to 0, position particle at t equal to 0, है ना। तो एक काम करते हैं, इसी इक्वेशन में t इक्वल टू 0 डाल देते हैं, इसी इक्वेशन में अगर t इक्वल टू 0 डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अगर मैं यहाँ पे t इक्वल टू 0 डाल रहा हूँ, ओमेगा टी तो 0 हो जाएगा, ए साइन फाइव बचेगा, ए साइन फाइव का वैल्यू कितना आ रहा है अपना, -√3a/2, है ना। तो साइन फाइव का वैल्यू कितना आ जाएगा, -√3/2, है ना। अब ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना, ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब ये इसका यहाँ पे तो फाई का काफ़ी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, फॉर लॉट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ फाई, -3/2 साइन फाई -3/2 होता है, -√3/2 सॉरी, -√3/2 साइन फाई -√3/2, काफ़ी सारी वैल्यूज़ के लिए हो सकता है, बट लेट अस रेस्ट्रिक्ट अस फॉर 0 to 2π। सॉल्यूशंस बिटवीन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हम लोग को कितना है,
ठीक ना, रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर फाई, सोल्यूशन बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 पाई के बाद तो वापस मीन पोजिशन पे आता है ना। यहाँ पे गया 90, यहाँ पे आया पाई, फिर यहाँ पे आया -3π/2 और यहाँ पे आया फिर 2 पाई। उसके बाद तो नेक्स्ट साइकिल चालू हुआ था ना। 2 पाई का मल्टीपल पे तो हम लोग छोड़ सकते हैं, तो 2 पाई 0 से 2 पाई के बीच में देखते हैं इसका कितना सोल्यूशन है। साइन फाई इज इक्वल टू -√3/2 का 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कितना सोल्यूशन है हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब अगर मैथ्स याद है तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, या तो थोड़ा लॉजिक भी लगा के कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैथ्स का जो तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का फॉर्मूला गिवन था, ठीक है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई, यहाँ से हम लोग लेट्स से थीटा निकाल सकते हैं, कुछ अल्फ़ा निकाल सकते हैं। साइन -60 डिग्री लिख सकते हैं इसको, है ना। तो फाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, n पाई प्लस -1 टू द पावर n, 60 होता है π/3। ठीक है, अब इनके अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम निकाल देते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए, या अगर n इज इक्वल टू 1 डाले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का वैल्यू 2π/3। हाँ, यहाँ पे मैं गलत डाला हूँ जिसकी वजह से वैल्यू गलत आ रहा है ऑब्वियसली। क्या गलत डाला हूँ मैं यहाँ पे, -60 है ना, तो -π/3 डालेंगे। ठीक है, तो n का वैल्यू अगर हम लेट्स से 0 डाल दें, 4π/3। अगर 0 डाल दे पहले मानो, तो फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -π/3 आ जाएगा। बट ये 0 से 2 पाई के बीच में नहीं चाहिए हम लोग को, n इज इक्वल टू 1 डालते हैं, n इज इक्वल टू 1 है, पाई -1 मतलब फाई इज इक्वल टू 4π/3 आ गया इधर से। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 डालो, n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो 2 पाई -π/3, 2 पाई -π/3 मतलब फाई इज इक्वल टू 5π/3 हो जाएगा, 5π/3। दो सोल्यूशंस आएंगे, है ना। बात समझ में आया? इस बात को हम लोग ग्राफिकली भी वेरीफाई कर सकते थे। साइन का ग्राफ कैसा होता था, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है 0 से 2 पाई के बीच में। हम लोग को कौन सा वैल्यू चाहिए, हम लोग को -3a/2 चाहिए, √3a/2 चाहिए। वो दो प्लेसेस पे कट करेगा, पाई के बाद ही आ रहा है दोनों, देखो कितना हो जा रहा है वो हम लोग का 4π/3 और 5π/3। 5π/3। तो हम लोग को फाई का तो दो वैल्यूज़ मिल रहा है ना। फाई का पहला इक्वेशन से दो वैल्यूज़ मिल रहा है, क्या क्या, पहला वैल्यू मिला 4π/3, दूसरा वैल्यू मिला 5π/3। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये बात पता करने के लिए हम लोग को सेकंड इक्वेशन काम लगेगा। ठीक है, सेकंड इन्फॉर्मेशन काम लगेगा। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि t = 0 पे इसका वेलोसिटी मीन पोजीशन की तरफ है, मतलब इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है ना। पहला इन्फॉर्मेशन था, ये हम लोग का पहला इन्फॉर्मेशन था, वी आर गिवन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल t = 0। सेकंड इन्फॉर्मेशन वो क्या गिवन है, वी आर गिवन द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वी आर गिवन the direction of velocity of the particle at t = 0, है ना। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या गिवन है, देखो तो यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग का होता है a ओमेगा cos ओमेगा t + फाई होता है। यहाँ पे t = 0 गिवन है अपने को, t = 0 डाल दो, वेलोसिटी कितना हो जाएगा a ओमेगा cos फाई। अब हम लोग गिवन है दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0, ये बात गिवन है हम लोग को, है ना। एज टूवर्ड्स मीन पोजीशन, है ना, टूवर्ड्स मीन पोजीशन डायरेक्ट कर रहा है इसका वेलोसिटी। अब हम लोग को देखना है cos 4π/3
और cos 5/3 में से कौन सा पॉजिटिव होता है? cos 4/3 क्या होता है? पाई से लेके 2 पाई के बीच में, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, cos 4/3 होता है पाई से लेके 3π/2 के बीच में, है ना? पाई से मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? ये थर्ड क्वाड्रेंट आया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो ये वाला टर्म तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना? और 5π/3 क्या होता है? 5π/3 होता है 3π/2 से लेके 2 पाई के बीच में, तो ये कहाँ पे आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है। तो हम लोग का ये रिक्वायर्ड कंडीशन क्या था? पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और ये सेटिस्फाई कर रहा कहाँ था रिक्वायर्ड कंडीशन पॉजिटिव होना चाहिए, कहाँ लिखा था? है। ये तो गिवन है ना, देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन। अच्छा। ठीक है, हम लोग को दो इन्फॉर्मेशन गिवन था। पहला इन्फॉर्मेशन था ये, सेकंड इन्फॉर्मेशन था ये दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग फाई का वैल्यू निकाल दी, और फाई का वैल्यू ही तो चाहिए था हम लोग को। हाँ। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या हो गया? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई कितना है? 5π/3। अब इसको 2 पाई के मल्टीपल्स में तो लिख ही सकते हैं, 2 पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं। तो इसको हम लोग ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका अलग अलग तरीका भी लिख सकते हैं, और तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस 5π/3 माइनस 2 पाई भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब विच इज़ बेसिकली ए साइन ओमेगा टी माइनस 6π/3 मतलब π/3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि अगर एक इनिशियल पोजीशन पे एक पार्टिकल का, या इनिशियल पोजीशन क्या, किसी भी पोजीशन पे किसी भी टाइम पे अगर एक पार्टिकल का पोजीशन और उस इंस्टेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन भी गिवन है ना, तो भी मैं उस पार्टिकल के इक्वेशन का एसएचएम का इक्वेशन निकाल सकता हूँ, प्रोवाइडेड मेरे को ए और ओमेगा पता है। ए और ओमेगा मुझे निकाल सकते हैं, ए और ओमेगा तो हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए ना, हम लोग अज्यूम कर लिए। हम लोग यहाँ पे क्या निकाले? पार्टिकल के बेसिकली फेज निकाले। ठीक है ना, बात समझ में आया? इक्वेशन कॉस के टर्म में दे रखी होगी तो साइन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अगर इक्वेशन कॉस में दे रखी होगी तो साइन में नहीं, वहाँ पे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। वहाँ पे जो फाई निकलेगा वो कॉस के टर्म्स में निकल जाएगा। बात तो एक ही है। ठीक, चलो एक सिंपल सा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे सिमिलर सा सिचुएशन है हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, पार्टिकल लेकिन यहाँ पे नहीं है, पार्टिकल की पोजीशन में चेंज कर दे रहा हूँ। पार्टिकल अच्छे a/2 पे, पार्टिकल t = 0 पे a/2 पे है। इसका पोजीशन डाल देते हैं हम लोग a/2, और लेट्स से पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तुम लोग को बताना है फाइंड द टाइम पीरियड व्हेन इट फर्स्ट कम्स टू रेस्ट। फाइंड द टाइम, find the time when the particle comes to the rest for the first time. Particle comes to rest for the first time. ठीक है, चलो ट्राई करो ये वाला।
हुआ क्या? ये कर रहा हूँ। सर पाई/3 ओमेगा। पाई/3 ओमेगा। टी के टर्म्स में लिखो। पाई/3 ओमेगा राइट है, बट इसको टी के टर्म्स में लिख। टाइम पीरियड टी गिवन है। टाइम पीरियड तुम लोगों को गिवन है टी, कैपिटल टी। सर T/6। करेक्ट है। बेसिकली हम लोग फेज निकालेंगे, फेज निकालेंगे तो हम लोग इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकाल पाएंगे। हाँ बोल। सर फाइव का वैल्यू क्या निकला? पाई/6 और 11 पाई/6 ना? एक वैल्यू निकलेगा ना, दो थोड़ी ना निकलेगा। वैल्यू तो एक ही निकलेगा, तेरा दो कैसे निकल रहा है? पाई/6 तो आया सर एक। उसमें से चेक कर दोनों में से कौन सा सही है। पहला इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, टी इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू a/2 एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस इसको सॉल्व करने से इस कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन t इक्वल टू 0 डाल देंगे तो ओमेगा टी तो 0 हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा, इज इक्वल टू a/2 हो जाएगा। तो साइन फाई इज इक्वल टू हाफ होता है। अब मैं बार बार इक्वेशन का लगा नहीं दूँ, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो ये 30 डिग्री पे होता है और कितना पे 150 डिग्री पे होता है ये। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को देखना है, हम लोग को वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है टी इक्वल टू 0 पे, है ना। वी इज़ ग्रेटर देन 0 एट टी इज़ इक्वल टू 0। तो मतलब टी इक्वल टू 0 पे अगर वी का इक्वेशन लिखें तो क्या आ जाएगा, वी इज़ इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 5 बच जाएगा। कि क्या चाहिए हम लोग, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री ग्रेटर देन 0 है, कॉस 150 डिग्री ऑब्वियसली लेस देन 0 है। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो ये हम लोग का एक्सेप्ट हो गया, ये हम लोग का रिजेक्ट हो गया। तो हम लोग का टाइम पीरियड क्या, तो हम लोग का फाई कितना हो जाएगा, फाई का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 30 डिग्री मतलब पाई/6 रेडियंस। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग का इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई/6, है ना। अब हम लोग क्या चाहिए कि पार्टिकल रेस्ट पे पहली बार कब आ रहा है। पार्टिकल रेस्ट पे पहली बार कब आएगा, जब पार्टिकल पाई/2 पे, जब उसका फेस पाई/2 होगा, है ना। जब सर पार्टिकल वो रेस्ट पे तब आएगा जब उसका एक्सट्रीम पोजीशन पे वो हाँ, पहुंच जाएगा और ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे, वेलोसिटी तभी 0 होगी। और एक्सट्रीम पोजीशन पे फेस क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे फेस क्या होगा, पाई/2 ना, पाई/2 फेस सर है। ये नहीं समझ पाया। अरे यही फेस 0 है, ये पाई/2 है, फिर वापस आएगा पाई, फिर 3 पाई/2, फिर 2 पाई। फेस क्या होता है, साइन के अंदर वाला टर्म, साइन के अंदर वाला टर्म, ओहो। हाँ। है ना। फेस क्या डिनोट करता है, पार्टिकल का पोजीशन डिनोट करता है। हम लोग को क्या चाहिए, कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। कब रेस्ट पे आएगा, एट फेज इज इक्वल टू पाई/2। ठीक है ना। मतलब बेसिकली जहाँ पे हम लोग का, जहाँ सर मतलब इस साइन का फंक्शन के अंदर देख रहे हैं इसीलिए पाई/2 डाले हैं फेजेस का। रेस्ट चाहिए ना अपने को, रेस्ट चाहिए मतलब कॉस, मतलब बेसिकली हम लोग का वेलोसिटी 0 होना चाहिए। रेस्ट का मतलब क्या, हम लोग का वेलोसिटी 0 होना चाहिए, मतलब ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई/6 0 होना चाहिए, है ना। और फर्स्ट टाइम कब होगा, ये पाई/2 पे होगा ना। तो ओमेगा टी प्लस पाई/6 तो हम लोग का पाई/2 पे होगा ना फर्स्ट टाइम रेस्ट।
ठीक है, इतना सवाल समझ में आ रहा है? हाँ तो हम लोग का हाँ 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 सर, अब समझ गया। ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो गया? ओमेगा टी का वैल्यू हो गया हम लोग का पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, मतलब बेसिकली पाई बाई 3। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, पाई बाई टी होता है। यहाँ पे डालो टी इज इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू ओमेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा टी बाई 2 ओमेगा सेकेंड्स। अल्टीमेटली हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? टी इज इक्वल टू टी बाई 6 सेकेंड्स। ठीक है, ये अपना आंसर है। सर टी इक्वल टू पाई बाई 3 ओमेगा कहाँ से लिखे? यहाँ से ओमेगा को डिवाइड करके। हाँ ठीक है, तो अगर हम लोग को पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन के बारे में दो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पे कहाँ पे था और उस इंस्टेंस पे इसका वेलोसिटी कितना था, तो हम लोग पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना? हाँ भैया। अच्छा, अब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन के गिवन था, मैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे है और उसका वेलोसिटी क्या है वो इन्फॉर्मेशन देता, तो भी तो प्रोसेस तो सेम ही होता। टी जहाँ पे 0 डाल रहा है वहाँ पे 2 डाल देता तुम लोग। ठीक है, सर ये जो ओमेगा 2 पाई बाई टी हुआ वहां से एक बार बताइए ना। अरे नहीं, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना ओमेगा 2 पाई बाई टी, ओमेगा की जगह टी बाई 2 पाई डाल दिए, 1 बाई ओमेगा की जगह टी बाई 2 पाई डाल दिए। ओके। अब एक ध्यान रखना, एक चीज़ यहाँ से देखो, साइन के अंदर वाला जो टर्म है वो कैसे वेरी कर रहा है? वो एक सर्कुलर मोशन में जैसे थीटा वेरी करता है वैसे वेरी कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? जो साइन के अंदर वाला टर्म है वो तो एक सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का जैसे थीटा वेरी करता है वैसे वेरी कर रहा है। हाँ नोट, थीटा इज वेरिंग एज इन a circular motion. As in a circular motion. ठीक है, अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या है? फेजर डायग्राम एक ट्रिक है इसी सवाल को करने का, इसी सर टाइप के। नोट पॉइंट एक बार बताइए तो क्या लिखे हैं? बीच में से ब्रेक क्यों करता है? हो गया सर। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या है? फेजर डायग्राम एक ट्रिक है, एक शॉर्टकट है इसी टाइप के क्वेश्चंस को, टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस को, फेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, हम लोग जो भी चीज़ फेजर डायग्राम के थ्रू करेंगे वो फेजर डायग्राम के बिना भी कर सकते हैं जैसे अभी कर रहे थे। ठीक है, बट फेजर डायग्राम से वही सवाल, वही सारे कॉन्सेप्ट थोड़े आसान हो जाते हैं, थोड़े आंसर जल्दी निकल जाता है। ठीक है, समझते हैं फेजर डायग्राम क्या है। बेसिकली हम लोग ना एक पार्टिकल लेते हैं जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल अज्यूम करते हैं जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। just make a axis। ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ जिसका रेडियस है a। ठीक है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ रेडियस a। ठीक है ना, लेट्स से पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहीं इधर था,
पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे फाई एंगल पे था, ठीक है। और पार्टिकल रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो t टाइम के बाद पार्टिकल कितना एंगल कवर कर लेगा बताओ। यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और टाइम t ओमेगा t। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये टोटल पोजीशन, ये टाइम t है, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना कवर कर लिया ये, ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। अब मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ ना, मैं पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है वो हम निकालना चाह रहे हैं। पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, a यहाँ से ये वाला एंगल हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5, a साइन ओमेगा टी प्लस 5 है ना। अब टाइम का वैल्यू अलग अलग डालेंगे तो यहाँ से हम लोग को x का अलग अलग वैल्यू मिलता रहेगा, बात समझो। सर टाइम का अलग अलग वैल्यूज के साथ ही 5 का अलग अलग वैल्यू चेंज होता रहेगा ना। 5 का नहीं, ओमेगा टी का वैल्यू चेंज, 5 तो कांस्टेंट है ना। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, अलग अलग टाइम पे इसका ओमेगा टी अलग अलग होगा, अलग अलग पोजीशन पे आता रहेगा ये, है ना। तो यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू, ये इक्वेशन कैसा लग रहा है, ये इक्वेशन एक एसएचएम का इक्वेशन जैसा लग रहा है, सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, टू द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, हाँ है ना। हाँ भैया। मतलब बेसिकली अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट, तो अगर उस पार्टिकल में मैं एक्स कोऑर्डिनेट पे फोकस करूँ तो वो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा मोशन कर रहा है पार्टिकल का, वो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना। तो लॉजिकली सोच, अगर पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, यहाँ से हमें एक टॉर्च मार दिया, यहाँ से हम लोग एक टॉर्च मार दिए, ठीक है, जो यहाँ से इस पार्टिकल का शैडो दिखा रहा है, ये हम लोग का वॉल है, यहाँ पे हमको शैडो मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं शैडो मिल रहा है। तो जो शैडो का मोशन होगा वो कैसा होगा, वो एक एसएचएम होगा, बात समझ में आ रहा है। हाँ भैया। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी ट्रीटेड एज, समझो, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी ट्रीटेड एज अ कंपोनेंट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, है ना। लिख लो बात को, सिंपल हार्मोनिक एसएचएम कैन बी treated as a component of circular motion, ठीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं, वी टेक द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस, पहला पॉइंट क्या हुआ, दूसरा पॉइंट लिख लो, वी टेक द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑन द एक्स एक्सिस, we take the projection of the particle on the x-axis, ठीक है, बात समझ में आया। सर ये नहीं समझ आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा पता। सर ये वाला स्टार्टिंग से जो बोल रहे थे वो बताइए ना, मेरे को घुस ही नहीं रहा है दिमाग में कुछ। स्टार्टिंग सेशन कहाँ से, सर ये जो आप बोले ना अभी कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 ये सिमिलर है, तो ये यहाँ पे ये तो पता है कि एसएचएम का इक्वेशन है, पर ये वाला डायग्राम को देख के आप ये वाला इक्वेशन कहाँ से कैसे लिखे वो वाला नहीं समझ आ ये रहा। एंगल कितना होगा 90, ये एंगल क्या होगा हाँ। 90 माइनस
ओमेगा टी प्लस फाइव, हाँ है ना। तो x क्या होगा, ये तो डिस्टेंस a है, ये रेडियस तो a है ना, ये रेडियस तो a है, तो a कॉस 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा sin थीटा। तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ओके सर, हाँ सर समझ गया। सेकेंडरी प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे सर ये y एक्सिस में क्या बनाता है तो फिर वाई अगर x एक्सिस में पे, SHM है? वाई एक्सिस पे भी वही होता है, बट वहाँ पे कॉस वाला कंपोनेंट आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है तो तो अगर, सर वो भी SHM होगा ना? हाँ वो भी एस एच एम है, उसमें फेज़ अलग है बस। ठीक है, हाँ सर। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एस एच एम का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी था, एस एच एम का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी था उसको सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी पकड़ लेते हैं, है ना। तो लिख लो व्हाट आर वी डूइंग, क्योंकि ओमेगा क्या था हम लोग का, ओमेगा तो बेसिकली यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा है, और यहाँ पे ओमेगा किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का काम कर रहा है। तो फेज़र, फेज़र का जो एंगुलर वेलोसिटी है वही मेरे एस एच एम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो इन फेज़र डायग्राम, in phasor diagram we substitute angular frequency of SHM substitute angular frequency of SHM as the angular velocity, as the angular velocity to circular motion, as the angular velocity of circular motion। और किस किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, बोलो। ओमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है इसीलिए इधर बोले ना। हाँ हम्म, ठीक है, लॉजिक समझना। लेट्स से पार्टिकल यहाँ से मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, तो ठीक है, अब पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल, है ना, पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है अपना। तो समझो पार्टिकल जब ऐसे जा रहा है तो ऐसे हम लोग का पार्टिकल जो प्रोजेक्शन है वो आगे जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर वापस पीछे जा रहा है एकदम, फिर सामने आ रहा है। समझ में आ रहा है, ये देखो जब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तब पार्टिकल इधर गया, फिर जब नीचे गया तब पार्टिकल वापस आया, फिर यहाँ से जब इधर जा रहा है पार्टिकल इस साइड जा रहा है, फिर जब ऊपर आ रहा है पार्टिकल वापस हम लोग का मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आया कि नहीं आया। हाँ ना बोलो। हाँ ठीक है, कुछ बातें नोट करो कि ये जो फेजर डायग्राम करें बस बेसिकली एक शॉर्टकट है। फेजर इज अ शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एसएचएम बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट और रियलाइजिंग इट वाज अ कंपोनेंट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नोट, पहला बात हम लोग को समझना है कि ये एक शॉर्टकट है। फेजर कोई एक मतलब हम लोग का लास्ट रिजॉर्ट नहीं है, फेजर एक शॉर्टकट है, इज अ शॉर्टकट to solve problems of SHM by substituting it
by substituting it as a component of uniform circular, by substituting it as a component of uniform circular motion, हम circular motion। पहला। दूसरा, फेजर डायग्राम से जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हर क्वेश्चन बिना फेजर डायग्राम के भी सॉल्व कर सकते हैं। एवरी क्वेश्चन ऑफ फेजर कैन ऑल्सो बी सॉल्व्ड विदाउट यूजिंग फेजर्स। एवरी question of phasor can be solved without using phasors। ठीक है, बट फेजर क्यों यूज़ करें? तो कि हम लोग का शॉर्टकट है, आंसर जल्दी निकल जाता है, but it is more convenient। ठीक है, बात समझ में? अब यहाँ पे तो हम लोग पोजीशन का बात किया ना, हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस भी देख लेते हैं। क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस का जो इक्वेशन है वो भी सही से आ रहा है क्या, हम लोग का निकालते हैं। ठीक है, लेट्स से पार्टिकल है मेरा ओमेगा टी पे। यहाँ पे एक बार हम लोग अपना फाई को 0 मान लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो टाइम टी पे पार्टिकल किधर पहुँच जाएगा, पार्टिकल कहीं इधर पहुँच जाएगा। लेट्स से सच दैट ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का ओमेगा टी। ठीक है ना। अब एक पार्टिकल जो हम लोग का सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसका वेलोसिटी कितना होता है, आर ओमेगा, है ना। और आर ओमेगा किस डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कुछ ऐसा। तो ये जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका वेलोसिटी तो कुछ ऐसा होगा, है ना। वेलोसिटी कितना होगा इसका, ए ओमेगा, इस तरफ, यहाँ से परपेंडिकुलर। अब ये जो है ये हम लोग का वेलोसिटी है, इसका हम लोग 2 कंपोनेंट ले सकते हैं, है ना। एक ये वाला कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जो पैरेलल वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा, एक काम करो थोड़ा सा एक बार वापस से बनाता हूँ इसको। ये कंपोनेंट एक आएगा, है ना। अब ये एंगल कितना है यहाँ से देखते हैं, ये हम लोग का ओमेगा टी है, तो ये हम लोग का 90 माइनस ओमेगा टी, तो ये वाला एंगल भी हम लोग का ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या यही हम लोग का एसएचएम का इक्वेशन का वो नहीं होता है, ये एसएचएम के वेलोसिटी का इक्वेशन नहीं होता है ना। हाँ भैया। नेक्स्ट हम लोग एक्सेलरेशन देखते हैं। इस ये जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, असली में हम लोग का पार्टिकल कहाँ है, असली में हम लोग का पार्टिकल इधर है जो एसएचएम कर रहा है, असली में हम लोग का पार्टिकल कहीं इधर है जो एसएचएम कर रहा है। ठीक है, इसका इधर वेलोसिटी आ जा रहा है इधर इस डायरेक्शन में, और उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर मैं इसको एक कंपोनेंट ऑफ सर्कुलर मोशन
के जैसे कंसिडर कर रहा हूँ, और यही हम लोग का इक्वेशन आता है जो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस पर हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन लगता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है ना। ए का वैल्यू कितना होता है एक्सेलरेशन का? आर ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब ओमेगा स्क्वायर आर की जगह यहाँ पे ए यूज़ करेंगे, क्योंकि इस पार्टिकल, ये जो सर्कुलर मोशन चल रहा है, इसका रेडियस कितना है? ए, ठीक है ना। अब ये ओमेगा टी है, तो ये ओमेगा टी होगा, तो जो हम लोग का वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा वो तो कॉस होगा, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना होगा? साइन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी, है ना। ठीक है, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस तरफ आ रहा है कितना? ए साइन ओमेगा टी। तो देयरफॉर ए साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा? ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बट यहाँ पे एक फ़र्क है, एक डिफरेंस है। ये जो ए साइन ओमेगा टी पीछे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे एक माइनस भी लगेगा, यहाँ पे एक माइनस भी लगेगा, ठीक है ना। तो यही हम लोग एक्सेलरेशन का इक्वेशन एक्सपेक्ट करते हैं कैसे का, ठीक है ना। बात समझ में आया? तो हम लोग का एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और डिस्प्लेसमेंट का, तीनों का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है जो हम लोग को आना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आया? हाँ, थोड़ा सा मेथड लिख लेते हैं कि किस मेथड से हम लोग को फेजर बनाना है। पहला स्टेप क्या होगा? हम लोग को जो मीन पोजीशन है उसको सेंटर पकड़ लेना है। हाँ, अज्यूम सेंटर एज अ मीन पोजीशन, अज्यूम सेंटर, जिस सर्कल का बात करें उसका सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल एज अ मीन पोजीशन, एज मेन पोजीशन। दूसरा चीज़ हम लोग को क्या यूज़ करना है? दूसरा बात हम लोग को यूज़ करना है कि रेडियस जो है वो किसके बराबर है? वो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम के बराबर है। जो रेडियस है वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। ठीक है। तीसरा बात क्या यूज़ करना है अपने को? तीसरा बात यूज़ करना है कि रोटेशन कैसे हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। चौथा बात क्या है आपने याद रखना कि टेक इनिशियल फेज कांस्टेंट वर्टिकली। हम लोग को पार्टिकल क्या समझना है? जो इनिशियल फेज जो आ रहा है, फाई आ रहा है, फेज कांस्टेंट जो आ रहा है हम लोग का, वो कहाँ से लेना है? वो वर्टिकल डायरेक्शन से लेना है, ठीक है। चौथा पॉइंट अपना ये है, टेक इनिशियल फेज कांस्टेंट फ्रॉम वर्टिकली टॉप मोस्ट पॉइंट। टेक इनिशियल फेज कांस्टेंट vertically from topmost point, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं लिया। ठीक, अच्छा अभी तक ठीक है। यहाँ पे एक काम करो, जल्दी से एक बार फेजेस को रीडिंग मारो, उसके बाद हम लोग जो दो क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर किए ना, उन्हीं को फेजेस के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार फेजेस के ऊपर रीडिंग मारो ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि तुम लोग को सब कुछ आता है। सर लास्ट पॉइंट एक बार बताइए। तो लिख लो, फाई जो हम लोग ले रहे हैं, फाई कहाँ से ले रहे हैं? फाई तो वर्टिकल से ले रहे हैं ना, यहाँ से फेज कांस्टेंट जो था हम लोग का वो लिखा हुआ है, ठीक है।
चलिए जल्दी से रीडिंग कर लो। ये हो जाएगा हम लोग एग्जाम्पल 1। अगर रीडिंग हो जाए तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 हम लोग करेंगे फेजेस का हेल्प से। अच्छा, हुआ? हाँ भैया। चलो इस क्वेश्चन पे फेजेस ट्राई कर लो। देख, फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोला कि पार्टिकल इधर से स्टार्ट किया और इसका वेलोसिटी इधर है, ठीक है। हमको फेज निकालना है इसका, बनाते। अब ऐसे कोई परफेक्ट सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, रैंडम सा एक बनाना ताकि खुद को समझ में आ जाए और कुछ नहीं। ये हम लोग का आया सर्कल, या हम लोग का ये, ठीक है। पार्टिकल क्या कर रहा है? पार्टिकल प्लस ए से माइनस ए के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, पहला बात है ना। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है? पार्टिकल इधर है, -√3a/2। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, पार्टिकल कहीं इधर है, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है कि मेरा पार्टिकल या तो इधर हो सकता है, अगर जो एसएचएम का अगर हम लोग सर्कुलर मोशन का फेजर का बात करें, या इधर हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं। तो जो हम लोग का प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस पे इधर कब आएगा? जब पार्टिकल या तो इधर होगा या इधर होगा। तो इन दोनों में से कौन सा ये हम लोग को डिटरमाइन करना है ना। हाँ। अब देख, पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, इसका ओमेगा ऐसे है, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ होगा और इसका वेलोसिटी इस तरफ होगा, है ना। हम लोग को क्या चाहिए था? हम लोग को चाहिए था कंपोनेंट टुवर्ड्स मीन पोजीशन, है ना। तो सब बताओ तो, ये मीन पोजीशन की तरफ है या ये मीन पोजीशन की तरफ है? मैं ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो ये हम ऊपर वाला। लोग का करेक्ट हो जाएगा, ये हम लोग कराओगे, ठीक है। पार्टिकल का पोजीशन क्या है? t इक्वल टू 0 पे, मतलब पार्टिकल कहाँ पे? पार्टिकल यहाँ पे, t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये बना सकते हैं, ये a है, ये कितना है? √3
ए बाई टू, अभी माइनस है बट माइनस तो हमको डायरेक्शन बता रहा है, डिस्टेंस तो यही है, तो यहाँ से ये एंगल तो हम लोग जल्दी से निकाल ही सकते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2, √3 मतलब यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ये 30 डिग्री, है ना। हाँ बात समझ में आया, cos 30, नहीं हाँ सर। हाँ। अरे भाई ये ट्राइंगल बना ना, ये √3/2 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा ना, इसमें क्या नहीं समझा। हम्म। तो बस इसका फेस कितना हो जाएगा, फेस हम लोग मेजर करते हैं कहाँ से, हम लोग मेजर करते हैं अपना ओरिजिन से, तो यहाँ से 90 + 90 + 90 मतलब 270 + 30, तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 270 + 30 डिग्री, है ना, मतलब कितना हो जाएगा 300, मतलब 300/360 × 2π रेडियन, कितना आ जाएगा हम लोग का ये 5/6, 5π/3 है ना। तो इक्वेशन 5 हम लोग का निकल गया, 5π/3। अब देखो यहाँ पे कितना कुछ करना पड़ा था, यहाँ पे पहले इस इक्वेशन सॉल्व करो, फिर वेलोसिटी वाले इक्वेशन सॉल्व करो, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग का 5π/3 आ गया। ठीक है, समझ में आया, ये फेजेस का काम है, इससे हम लोग बेसिकली हम लोग क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को फेजर के थ्रू कैसे अप्रोच करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या था, पहले हम लोग का सिंपल सा बात, पहले सर्कल बना लो जो हम लोग का फेजर डायग्राम है। ठीक है, यहाँ से इसका एक्सिस को नीचे टान दो, यहाँ से इसका एक्सिस बना दो। पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है, +a से -a के बीच में। अब ये असली वाला पोजिशंस बना दो पार्टिकल का, है ना, पार्टिकल का असली वाला पोजिशंस बना दो। ये क्या हो जाएगा हम लोग का +a, ये हम लोग का हो जाएगा -a। ठीक है, पार्टिकल कहाँ पे है, a/2 पे, मतलब पार्टिकल कहीं इधर है, ये हम लोग का वर्टिकल लाइन आ जाएगा। पार्टिकल इसी वर्टिकल लाइन में या तो पार्टिकल इधर है या पार्टिकल इधर है ना। अब हम लोग गिवन क्या है, इसका वेलोसिटी किस तरफ, जैसे इधर क्या गिवन था, इधर इसका वेलोसिटी है इस तरफ, तो ऑब्वियसली ये वाला होता। इसका वेलोसिटी किधर है इस पार्टिकल का, अच्छा ये हम लोग को अभी तक नहीं पता, तो इसको यहाँ पे सर्कल नहीं करते। यहाँ पे जो पार्टिकल है असली का, उसका वेलोसिटी किस तरफ है, हम लोग का इसका वेलोसिटी गिवन है इस तरफ, और ये कर रहा है हम लोग का सर्कुलर मोशन ओमेगा इस तरफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका तो इधर होगा और इसका पीछे की तरफ होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है ये वाला हम लोग का काम का होगा। t = 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, t = 0 पे पार्टिकल इधर पे है ना, t = 0। ठीक है ना। सर उस वाले पॉइंट को क्यों काम का लिए बोले। अरे ओमेगा ऐसा हो गया ना इसका, तो इसी का वेलोसिटी तो राइट वर्ड आएगा, इसका तो लेफ्ट वर्ड आएगा। ठीक है, अच्छा तो ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ से कनेक्टिंग डॉट, ये हम लोग का हो जाएगा फाई। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है, अब हम लोग निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि ये तो a/2 है, ये डिस्टेंस तो a/2 है, ये हम लोग को पता है ये a/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा यहाँ से 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 1/2 होता है, क्योंकि ये a है तो ये a/2 होगा। तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाई का वैल्यू हो जाएगा 90 - 60 विच इज़ बेसिकली 30 डिग्री, है ना। ये हम लोग को पता चल गया यहाँ से। अब हम लोग को पूछा गया है कि यहाँ पे पार्टिकल फर्स्ट टाइम रेस्ट पे कब आएगा, है ना, व्हेन डज पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये हम लोग को पूछा गया है। हाँ या ना बताओ। हाँ। तो पार्टिकल को रेस्ट पे आने के लिए इसको कितना एंगल कवर करना पड़ेगा, ये इतना कवर करना पड़ेगा। हाँ भैया। फेज रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड टू कम टू रेस्ट, फेज रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड टू कम टू रेस्ट, है ना। कितना फेज का 60 डिग्री, मतलब बेसिकली π/3 इसको कवर करना पड़ेगा। तो देयरफॉर वी हैव ओमेगा टी, कितना टाइम लगेगा इसको, ओमेगा टी टाइम लगेगा, क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है, टाइम टी लगा,
तो ओमेगा टी पाई बाई 3 होना चाहिए। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा, ओमेगा को यहाँ पे काम करो, यहाँ पे डाल दो। ओमेगा क्या है? 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाई 3। पाई पाई कट गया, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? कैपिटल टी बाई 6। ठीक है, इतना जल्दी आंसर निकल गया। फेजर्स डायग्राम का यूटिलिटी समझ में आ रहा है? हाँ भैया। अब यही चीज़ हम लोग बिना फेजर डायग्राम के भी किए हैं, बट फेजर से क्या हुआ? आंसर जल्दी निकल गया। सर ये टी वाला पार्ट इसका समझाइए तो फिर से। कौन सा पार्ट? टी टी जहाँ से निकालना चालू किया वाला पार्ट। पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है, लेट्स से उसको टाइम टी लगा, हम्म तो कितना एंगल कवर करेगा ये? ओमेगा टी। और ओमेगा टी कितना होना चाहिए? पाई बाई 3 होना चाहिए ना, क्योंकि उसको इतना एंगल कवर करना है अपना। ये पोजीशन है जहाँ पे पार्टिकल फर्स्ट टाइम रेस्ट पे आएगा। दिस इज वेयर पार्टिकल कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। comes to rest for the first time. क्वाड्रेंट वाइज मूव कर रहा है। चलो, समझ में आ रहा है? और एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। ये अब तुम लोग करना, मैं थोड़ा वर्ड्स में दे रहा हूँ। पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग विद टाइम पीरियड टी एंड डज एन एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल है। स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम माइनस ए बाई 2 गोइंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। लिख लो, पार्टिकल इज डूइंग, particle is performing a simple harmonic motion with time period t and amplitude a starting its motion from minus a by 2, starting its motion from minus a by 2, ठीक है, going in negative x direction. x मतलब ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है बोल रहा है। सब क्लॉकवाइज ही घूमते हैं, फेजर में हमेशा क्लॉकवाइज ही पकड़ते हैं। फाइंड आउट द टाइम t when it gains maximum velocity for the first time. Find out the time t, the time t when it gains maximum velocity for the first time. चलो करो। सर t/3 मैक्सिमम वेलोसिटी बोला क्या ध्यान से? हाँ सर t/3 तो होगा। गोइंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। कितना एंगल कवर करना पड़ेगा? 120 डिग्री। यहाँ पे गलती कर रहा।
सिंपल सा बनाओ फेजर डायग्राम। अब तुम लोग थोड़ी ना नॉर्मल मेथड से करते रहोगे, तो फेजेस लगाओगे। फेजेस लगाते ही हम लोग अपना फेजर डायग्राम, ठीक है। ये बना हम लोग का एक्सिस, पार्टिकल कहाँ से कहाँ कर रहा है, -a से +a के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, +a से -a के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। पार्टिकल कहाँ पे, -a/2 पे, -a/2 मतलब कहीं इधर है। तो इन दोनों पोजीशन में से कुछ एक है, ठीक है ना। इन दोनों पोजीशन में से कुछ एक है। पार्टिकल जा किधर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब इधर। ये वाला होगा ना, ये वाला होगा, ये वाला होगा ऑब्वियसली, है, क्योंकि जो ओमेगा हो रहा है कितना हो रहा है, वो क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज पकड़ते हैं हम लोग, तो ये वाला ही पार्टिकल इधर जा रहा है। अब ये डिस्टेंस है हम लोग का a/2 और ये है a, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। और फर्स्ट टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे आएगा पार्टिकल का, इधर का, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे आएगा। फर्स्ट टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगा, जब ये पहली बार मीन पोजीशन पे पहुँचेगा, एट मीन, जब पहली बार मीन पोजीशन पे पहुँचेगा। और पहली बार मीन पोजीशन पे कब पहुँचेगा, जब ये इतना एंगल कवर कर लेगा, रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड। कितना एंगल है, 60 + 90, 150 डिग्री कवर करना है इसको, है ना। तो हम लोग क्या क्या चाहिए, देयरफॉर ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू 150 डिग्री, है ना। 150 मतलब बेसिकली कितना होता है, 5/6, और ओमेगा कितना होता है 2π/t, t इज इक्वल टू 5/6, तो t का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 5t/12। 5t/12, 5t/12। सर मुझे ये समझ में नहीं आया, वो जो आपने फर्स्ट मेन पोजीशन लिखा है वो वहां से कैसे चालू हुआ, क्योंकि पार्टिकल तो है ही नहीं उधर। चालू इधर से हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी इसको कब मिलेगा, जब पार्टिकल इधर पहुंचेगा ना। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेन पोजीशन उसको क्यों ले रहे हैं। मेन पोजीशन सेंटर से पास करता है भाई। तो सर ऐसे तो नीचे वाला भी मेन पोजीशन ले सकते थे ना, अगर वो यही तो मीन है, पार्टिकल। तभी तो यहाँ से +a यहाँ से -a है। हाँ सर, हाँ सर। क्या है ये पॉइंट, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, समझ में आ गया। है ना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। ये वाला डायग्राम थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो पार्टिकल है, ठीक है। एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल t = 0 पे, लेट्स a/2 पे ही है। एक और पार्टिकल है यहाँ पे, जो सेकंड पार्टिकल है हम लोग का, जो हम लोग का सेकंड पार्टिकल है, लेट्स से वो मीन पोजीशन पे है, बट वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। वो जा रहा है इस तरफ, t = ये भी t = 0 पे ही बात करें, दूसरा पार्टिकल t = 0 पे इधर है, लेकिन वो किधर जा रहा है, वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स से इधर, ठीक है। 2 पार्टिकल्स 1 and 2, इसको नाम देते हैं। ये पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है। अब परफॉर्मिंग सिम्बायोटिक मोशन, एम्पलीट्यूड सेम है, ओमेगा सेम है इन लोग दोनों का, टाइम पीरियड सेम है, बट डिफरेंट स्टार्टिंग पोजीशंस, ठीक है। तुम लोग को बताना है व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, फाइंड टाइम t व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो लिख लो 2 particles 1 and 2 are performing
सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितने टी कुछ, ठीक है। तुम लोग को बताना है फाइंड और हम सर लोग एक पार्टिकल मेन पोजीशन से कर रहा है, दिखे है ना? हाँ ये हम लोग का इनिशियल positions of both particles are given. Initial positions of both particles are given. ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को बताना है find a time when they meet for the first time. Find t when the particles meet for the first time. Find t when the particles meet for the first time. For the first time. चलो ट्राई करो, फेजर डायग्राम से करना है, ठीक है। समझ, अब पार्टिकल्स का पहला एम्पलीट्यूड सेम है तो फेजर डायग्राम सेम बनेगा, जो सर्कल बनेगा वो सेम बनेगा दोनों के लिए, क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है तो दोनों का रेडियस सेम होगा, है ना? हाँ ना बोलो। हाँ हाँ। दूसरा बात, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। दोनों का टाइम पीरियड सेम है मतलब ओमेगा सेम है। ओमेगा मतलब दोनों पार्टिकल सर्कुलर मोशन जो करेगा, जो फेजर डायग्राम में सर्कुलर मोशन होगा, उन लोग का एंगुलर वेलोसिटी सेम है ना? हाँ एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। तो बनाते हैं पहले फेजर सर डायग्राम। 11t/12 टाइम में कितना बताया? 11t/12। लेट मी चेक। हाँ करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे तुम इन लोग को मीटिंग पोजीशन भी निकाल ले कि कहाँ पे मीट करेगा फर्स्ट टाइम, ठीक। तो लिख लो प्रोजेक्टिंग ऑन फेजर डायग्राम द टू पार्टिकल्स हैव, अच्छा इसको बाद में पहले फेजर डायग्राम बनाते हैं। Give me a sec. ये आ रहा है इसका माइनस ए, ये आ रहा है प्लस ए। चलो, अच्छा एक पार्टिकल कहाँ पे है? एक पार्टिकल a/2 पे है। पहला पार्टिकल हम लोग का a/2 पे, तो यहाँ पे कहीं आएगा इसका, और सर इधर पे ऊपर वाला पार्टिकल देखेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज आ रहा है तो ऊपर वाला पार्टिकल देखेंगे, गुड। तो इसका आ जाएगा इधर पहला पार्टिकल,
ठीक है, ये एंगल कितना होगा? थर्टी। हाँ ये 30 होगा, ये 60 होगा। ठीक है, 60 होगा। हाँ अंदर वाला 60। दूसरा पार्टिकल है मीन पोजीशन पे, मतलब या तो इधर होगा या इधर होगा, लेकिन पीछे जा रहा है। तो दूसरा पार्टिकल हम लोग समझ सकते हैं कि दूसरा पार्टिकल इधर होगा। हाँ क्योंकि वो पीछे जा रहा है बोला है। ठीक है ना? और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री हम लोग को पता ही है। ठीक है, अब पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है। एम्पलीट्यूड सेम से क्या पता चलता है हम लोग को? कि रेडियस सेम होगा, मतलब सेम सर्कल बनेगा, देयरफॉर सेम सर्कल, सेम फेजर सर्कल। फिर हम लोग को बोला है टाइम पीरियड सेम है, मतलब ओमेगा सेम होगा, है ना? मतलब मान ले 10 सेकंड के बाद अगर ये 10 सेकंड के बाद जैसे ये 20 डिग्री मूव किया, तो ये भी 10 सेकंड के बाद 20 डिग्री ही मूव करेगा, फॉर एग्जांपल, है ना? सर ऐसे फिर वो मिलेंगे कैसे? चलो अच्छा, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इनका क्या मतलब है? इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हाँ है ना? तो एंगल बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट, 150 डिग्री कांस्टेंट है। देयरफॉर एंगल बिटवीन देम remains constant at कितना 150 डिग्री। मतलब दोनों पार्टिकल्स होगा उनके बीच में एंगल 150 तो रहेगा ही, हाँ है ना? हाँ चल सर यहाँ पे जब एंगल ही बता दिया है कि उसके बीच में 150 डिग्री रहेगा तो फिर वो मीट क्यों करेगा? मीट कहाँ पे करना है दोनों पार्टिकल्स को? यहाँ पे ना, पार्टिकल असली में थोड़ी ना इधर घूम रहे हैं, ये तो प्रोजेक्शंस लेना है ना यहाँ से हम लोग को। पार्टिकल मीट कब कर सकते हैं? जब या तो सेम पोजीशन पे हो, दोनों पार्टिकल सेम पोजीशन पे हो, बट क्या वो हो सकता है? नहीं, क्योंकि उनके एंगल पे बीच में एंगल 150 डिग्री है। हाँ। दूसरा तरीका है क्या मीट करने का? दूसरा तरीका है मीट करने का जब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो, यही मीट करने का तरीका है। अब दोनों का अगर एक्स कोऑर्डिनेट में चाहता हूँ सेम हो, दोनों का अगर मैं चाहता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो, सर ये वाला बात नहीं समझ में आया, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होने वाला। दोनों एक जगह पे मीट करना चाहिए ना, तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। और क्या, ग्रीन का और रेड का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे इस ये वाला लाइन देख, ग्रीन का और रेड का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए ना, तो दोनों इसी लाइन पे लाई करना चाहिए। अब दोनों एक ही पॉइंट पे तो नहीं आ सकता है, बट दोनों एक ही लाइन पे तो लाई कर ही सकता है। अगर यहाँ पे ये वाला और इसके बीच में एंगल 150 डिग्री हम लोग इंश्योर कर ले, है ना? अगर हम लोग इंश्योर करें इनके बीच में एंगल, मतलब बेसिकली ये एंगल कितना होना चाहिए? 75, और ये एंगल 75 होना चाहिए, तब मीट करेगा। हाँ तो मतलब ग्रीन वाला पार्टिकल पहुंचा हम लोग का इधर, फर्स्ट टाइम मीट करने का बात चल रहा है ना, तो ये वाला पहले इधर पहुंचेगा क्योंकि दोनों का एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, और ये वाला बाद में पहुंचेगा, ये वाला पीछे रहेगा। ठीक है, दिस इज वेयर दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, लिख लो, दिस इज वेयर दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर यहाँ पे हम लोग पहली बार मीट कर रहे हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं? बताओ कि ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं ना अभी। अज्यूम कहाँ, मीट तो तभी करेंगे जब दोनों का सेम एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और सेम एक्स नहीं कोऑर्डिनेट नहीं वो तो हम कर लिए, मतलब ये 75 डिग्री है मीट करेगा वो एज्यूम कर रहे हैं ना। अरे वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एंगल 150 है, एंगल 150 है, तब ये दोनों तो 75 ही होना चाहिए, हाँ वरना तो दोनों सेम पोजीशन पे नहीं आएगा ना। मैं चाहता हूँ दोनों सेम पोजीशन पे आए, तो ये देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, इनके बीच एंगल 150, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो बाइसेक्ट करेगा तो 150 आएगा, 150 का आधा कितना हो जाएगा? 75। हाँ ठीक है,
तो पार्टिकल्स को कितना टर्न करना पड़ा ये हम लोग निकालते हैं। इसको कितना टर्न करना पड़ा, ग्रीन वाले को कितना दूर जाना पड़ा, इतना थीटा, कितना थीटा टर्न करना पड़ा ग्रीन वाले को। थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग का, देखो यहाँ से 90 और वहाँ से 75, 90 प्लस 75 बेसिकली 165, मतलब 165 बाई 360 इंटू 2 पाई। रेडियन का अगर बात निकालना चाहें हम लोग तो कितना हो जाएगा ये हम लोग का 5 से काटे तो ये हो जाएगा 31 बाई, गंदा आंसर आ रहा है क्या, नहीं गंदा तो नहीं आना चाहिए। कैलकुलेशन करो यार थोड़ा सा, नहीं 33 आएगा ये, 33 बाई 5 से काटे इसको तो ये आ जाएगा 72 11 पाई बाई 12। इंटू 2 से काट देंगे नीचे हाँ तो वही बोल रहा हूँ 11 पाई बाई 12। 36 पाई, तो 11 पाई बाई 12, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, ओमेगा टी, देयरफॉर ओमेगा टी हम लोग को कितना होना चाहिए 11 पाई बाई 12। ये दोनों का ओमेगा तो सेम है, तो 2 पाई बाई ओमेगा तो होता है 2 पाई बाई टी इंटू टी इज इक्वल टू 11 पाई बाई 12। तो हम लोग का पाई पाई कट गया, टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 पाई बाई 24, 11 टी बाई 24। टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है 11 टी बाई 24 सेकेंड्स, ठीक है। बात समझ में आया। हाँ सर। मीट कब करेंगे, जब उन लोग का हॉरिजॉन्टल, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे मीट लाई करेंगे, है ना। नोट सर 11 t by 24 या 12? 11 टी बाई 12 से 12, नहीं 24 ही तो आ रहा है। हाँ। सर 11 t by 12 आएगा ना। कहाँ से, सर नहीं मेरे को तो नहीं लग रहा मैं कहीं कैलकुलेशन एरर किया हूँ। नहीं सर ठीक है। सर इसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी लगा सकते हैं ना, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा ना इनका। नहीं सर, दोनों अपोजिट चल रहे हैं तो एक का 2 ओमेगा होगा ना, अपोजिट दोनों चल रहे हैं। नहीं, फेजर में हम लोग क्या समझते हैं, फेजर में दोनों का एंगुलर वेलोसिटी तो हम लोग क्लॉकवाइज ही लेते हैं ना। फेजर डायग्राम का मतलब क्या हुआ, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी हम लोग क्लॉकवाइज ही लेंगे। ये फेजर का हम लोग पहला बात बताया था मैं तुम लोग को, फेजर में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी हमेशा क्लॉकवाइज लेंगे। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और पीछे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल मीन पोजीशन पे और पीछे जा रहा है, इसका मतलब इसका फेज पाई है। बात समझ में आया, पार्टिकल मीन पोजीशन से पीछे जा रहा है, इसका मतलब इसका फेज पाई है। ऐसा नहीं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी उल्टा है। क्लियर हुआ। यस सर। तो यहाँ पे लिख लो, द पार्टिकल्स will meet when they lie on the same horizontal line. Horizontal line, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं बताओ। हाँ सर। एक और कर लो, एग्जाम्पल 5। अब इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेट बना सकते थे बाई टेकिंग कि दोनों का तुम्हारा ये अलग अलग हो, एक A1 माइनस A1 से प्लस A1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, एक प्लस माइनस A2 से प्लस A2 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा भी ले सकते थे, ठीक है। बात समझ में आ गया। एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, देन विल रैप इट अप। दो पार्टिकल है, सेम एंगुलर इससे ऑसिलेट कर रहे हैं, हम लोग का माइनस ए से प्लस ए के बीच में।
प्लस ए से माइनस ए के बीच में। ठीक है, अब सिचुएशन सिमिलर लेते हैं ताकि तुम लोग को कैलकुलेशन ना करना पड़े। ये a/2 पे है और आगे जा रहा है, ये फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे हम लोग का, और सेकंड पार्टिकल रहा हम लोग का यहाँ पे, और ये जा रहा है पीछे हम लोग का। मीन पोजीशन। ठीक है, फाइंड आउट, हम लोग को तुम लोग को वो टाइम बताना है जब सेपरेशन बिटवीन देम इज मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम। फाइंड द टाइम t when separation between them is maximum, when separation between them is maximum for the first time। सर उनके बीच में सेपरेशन मैक्सिमम 180 डिग्रीज पे होगा ना? नहीं नहीं, सर t/6 टाइम में। नहीं, समझते हैं। इन लोग के बीच में सेपरेशन मैक्सिमम होने का क्या मतलब है? इन लोग के बीच में कुछ डिस्टेंस है x, है ना? इन लोग के बीच में कुछ डिस्टेंस है x। वो जो डिस्टेंस x है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लेट्स से पहला पार्टिकल का जो एस का इक्वेशन है वो है a sin ओमेगा t प्लस फाई 1। ये क्या है? a sin ओमेगा t प्लस फाई 2। ठीक है, अब इनके बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन देम एट एनी गिवन टाइम,
सेपरेशन में x2 माइनस x1 लिख सकता हूँ, जो x के बराबर लेते हम लोग ले लेते हैं, है ना। ये जो है x2 माइनस x1 ये फंक्शन ऑफ टाइम है, अलग अलग टाइम पे इसका वैल्यू अलग अलग आ रहा है ना। अब मेरे को चाहिए क्या कि x मैक्सिमम हो, मतलब f डैश t मेरा 0 होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम पे हम लोग का डिफरेंशियल 0 होता है, हाँ। अब f डैश t क्या है बेसिकली, v1 v2 माइनस v1, है ना, v2 माइनस v1। x2 को डिफरेंशिएट करेंगे v2 आएगा, x1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो v1 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हम लोग क्या चलते हैं, v1 और v2 बराबर हो, है ना। तो मैक्सिमम सेपरेशन कब आएगा, जब इनका वेलोसिटी सेम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैक्सिमम सेपरेशन कब आएगा, जब इनका वेलोसिटी सेम होगा। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं हम लोग। देखो ये पार्टिकल आगे जा रहा है, राइटवर्ड जा रहा है ना, और ग्रीन वाला पार्टिकल पीछे आ रहा है ना। बोलो। हाँ भैया। अब हम लोग को पता है t/6 टाइम पे ये इधर पहुंच जाएगा, यहाँ पे, है ना। और t/6 पे ये वाला पार्टिकल कहीं इधर पहुंचेगा। यहाँ से जब तक ये अपने मीन मैक्सिमम पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता, तब तक इनके बीच का जो सेपरेशन है वो तो इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका वेलोसिटी अभी भी इस तरफ है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हो चुका है ना। t/6 देखो, तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट तो उसके दोनों एक्सट्रीम्स पे होंगे ना। दोनों एक्सट्रीम्स पे एक साथ थोड़ी ना पहुंचेंगे, हाँ ठीक है। अब लॉजिकली सोचिए, इसके पास एक फाइनाइट वेलोसिटी है ना, लेकिन इसके पास वेलोसिटी 0 है, इसका वेलोसिटी आस्ते आस्ते बढ़ना चालू होगा, इसका वेलोसिटी आस्ते आस्ते इंक्रीज होना चालू होगा। तो जब तक इसका वेलोसिटी, इन दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं हो जाता, तब तक इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव ही रहेगा और डिस्टेंस इंक्रीज ही होता रहेगा, क्योंकि इसका 2 मीटर पर सेकेंड है, इसका 0 से इंक्रीज होगा। तो इसका अगर 0 होगा 1 होगा, इसका जब तक 2 से कम है तब तक ये वाला पार्टिकल तो आगे भागता रहेगा ना, तब तक इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, है ना। बात बोलो। तब तक इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा। अगर ऐसा है तब इन लोगों का कब होगा, सॉरी, जब इन लोगों का डिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा तो इन लोगों का मैक्सिमम वेलोसिटी कब इंक्रीज होगा, रीच होगा, जब इन लोगों का वेलोसिटी इसका डिक्रीज होता रहेगा और इसका इंक्रीज होता रहेगा। क्यों, क्योंकि इस पर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, इस पर एक्सेलरेशन सामने की तरफ लग रहा है, तो इसका डिक्रीज होता रहेगा और इसका इंक्रीज होता रहेगा। एक टाइम आएगा जब दोनों का इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही इक्वल हो जाएगा इसका फिर डिक्रीज होगा और इसका इंक्रीज होगा, तब इन लोगों का जो बीच का सेपरेशन है वो कम होना चालू हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब रीच हुआ, जब दोनों का वेलोसिटी सेम हुआ, सॉरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम कब रीच हुआ, जब दोनों का वेलोसिटी सेम हुआ, ठीक है। एनालिटिकल एनालिसिस समझ में आया, जो हम लोग एनालिटिकल एनालिसिस किए पूरा, क्यों वेलोसिटी सेम होने पे इन लोग तुम्हारा मैक्सिमम सेपरेशन आ रहा है, और ये रहा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी वांट, नाउ व्हाट डू वी वांट, v1 इज इक्वल टू v2, है ना। वी वांट v1 वेक्टर शुड बी इक्वल टू v2 वेक्टर, तभी हम लोग का काम बनेगा। अब v1 वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है ओमेगा, अब दोनों का ओमेगा तो सेम है, तो वी नीड नॉट वरी अबाउट दिस, ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स। बेसिकली मैं चाहता हूँ v1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए, है ना। बात समझ में आया। इसका क्या मतलब होता है, मॉड्यूलस ऑफ x1 कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ x सेम होने का क्या मतलब है कि सेम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, सेम
डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, जब दोनों का मीन पोजीशन से डिस्टेंस सेम होगा तब उनके बीच में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा फ्रॉम मीन पोजीशन। बात समझ में आया? दोनों का जो हम लोग का मीन पोजीशन है उसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? दोनों पार्टिकल सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करने चाहिए। Therefore the particles should lie on the same horizontal line। ठीक है ना, क्योंकि x सेम है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन सेम होना चाहिए। तो मैक्सिमम सेपरेशन कब आएगा? जब पार्टिकल्स सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स शुड लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर मैक्सिमम सेपरेशन। ठीक है ना। अब फेजर डायग्राम तो यही होगा जो हम लोग पहले बनाए थे। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। बट इसमें खाली थोड़ा सा फर्क क्या आ जाएगा कि अब ये वर्टिकल लाइन नहीं चाहिए हम लोग को सेम, ये रहा पार्टिकल्स का इनिशियल पोजीशन। मैं चाहता हूँ सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करे, है ना। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करने का क्या मतलब होता है? सेम हॉरिजॉन्टल मतलब या तो लाइन कहीं ऐसा होना चाहिए, है ना। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करना चाहिए। अब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाइन करने के लिए एक बात ज़रूरी है हम लोग का कि इनके बीच का जो एंगल है वो तो हमें कभी चेंज नहीं होगा, है ना। इनके बीच का जो एंगल है वो तो कभी चेंज नहीं होगा। अगर इनके बीच एंगल कभी चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या बोल सकते हैं? एंगल तो हमेशा 150 है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनना चाहिए हम लोग का वो कितना एंगल कवर करना चाहिए? 150। 150, तो ऑब्वियसली ये 75 और ये भी 75, है ना। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग का फर्स्ट पार्टिकल पहुंच जाएगा इधर और सेकंड पार्टिकल पहुंच जाएगा जब इधर, तब इन लोग का हम लोग को क्या मिलेगा बताओ? तब हम लोग मैक्सिमम सेपरेशन। मैक्सिमम सेपरेशन। ये हम लोग का मैक्सिमम सेपरेशन है। कोई दिक्कत? ना। तो कितना एंगल टर्न करना पड़ा? देखो 75 डिग्री, है ना। कितना एंगल टर्न करना पड़ा? थीटा 75 डिग्री। therefore थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। थीटा क्या है? ओमेगा टी। 75 कितना होता है? 75 कितना लिख सकते हम लोग? 75/180 मतलब तुम्हारा हो जाएगा 15/36 मतलब 5/12, है ना। 5π/12 है ना। चलो सही कर रहा हूँ क्या? इक्वल टू 5t/24। कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ क्या? ये ध्यान से देख लेना। सर देख ले। हाँ सर सही है, 5/12 पाए। 5 5t/24 हो जाएगा। ऊपर कितना है आंसर हम लोग का? 11 हाँ 11π/12। ठीक है, ठीक है। तो इतना टाइम के बाद क्या होगा? हम लोग को मैक्सिमम सेपरेशन होगा। ठीक है, और उस सेपरेशन कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं।
है ना। और ये मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा, ए कॉस 45 और 2 टाइम्स उसका, तो 2a कॉस 45 हो जाएगा, सॉरी 2a कॉस 75। ठीक है, बात समझ में आ गया। हाँ दैट इज ऑल। सर कॉस या साइन? साइन होगा ना साइन सर, कॉस थोड़ी। साइन 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 फॉरगिव मी, 2a साइन 75 डिग्री। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तुम लोग अपने आप से ट्राई कर लेना, दिस इज़ नॉट फॉर मीन्स एडवांस में भी आई डोंट थिंक क्लियरली पूछेगा कि अगर दोनों पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ठीक है, दोनों पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तब हम लोग को निकालना है कि कहाँ पे उन लोग मीट करेगा। ठीक है, सिचुएशन यही वाला कंसिडर कर लेना यहाँ पे जो लिए हैं कि एक पार्टिकल यहाँ पे a/2 पे, एक पार्टिकल मीन पे है। ठीक है, फाइंड आउट द आंसर्स एंड लेट मी नो। ठीक है, जिसको भी इंटरेस्ट है। सर उन दोनों का मीन सेम होगा ना, दोनों जो एसएचएम कर रहे होंगे? दोनों जो ऐसे, हाँ मीन सेम होगा। हाँ सर। ठीक है, अगर मीन सेम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है पार्टिकल्स मीट करें। ठीक है, अगर दोनों पार्टिकल्स का मीन सेम नहीं होगा ना तो ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी अनलाइकली है कि वो लोग मीट करेंगे। ठीक है, अब सर्कल्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाएगा तो तुमको समझ में आएगा ये वाला बात कि लेट्स से ए पार्टिकल का सर्कल ऐसा बनेगा, एक पार्टिकल का सर्कल ऐसा बनेगा, यस सर। तो खाली यहाँ पे और यहाँ पे मीट कर सकता है। अब दोनों पार्टिकल्स यहाँ पे और यहाँ पे या यहाँ पे सेम टाइम पे पहुँचे, ये बहुत अनलाइकली है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। So we are done with Yes, sir. SHM. We are done with SHM. No, we are done with phasor diagrams. The next day we'll start with springs. ठीक है,